गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको पढ़ाया था भूगोल में अधिगम संसाधन। भूगोल में अधिगम संसाधन वह द्रव्य श्रव्य सामग्रियाँ जिनका प्रयोग करके शिक्षक शिक्षण कार्य को सरल, सहज, प्रभावशाली, आकर्षक बना सकता है और बालक उन उपकरणों को अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब सामने देखता है तो उन सामने देखने के कारण उन वस्तुओं को जल्दी से जल्दी आत्मसात कर सकता है, समझ सकता है। तो भूगोल अधिगम संसाधन या संप्रेषण उपकरण सामग्री उसको कहते हैं। ऐसी वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं हम कह सकते हैं, चित्र, चार्ट, वस्तुएं कुछ भी हम ले सकते हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को सरल, आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है तथा स्थायी ज्ञान प्राप्त कराने की कोशिश करता है, उसे अधिगम सामग्री कहते हैं। कल मैंने इसके अवधारणा और आवश्यक शर्तें पढ़ाई थी। आज इसकी उपयोगिता और गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले है अधिगम संसाधन की उपयोगिताएं। अधिगम संसाधन है विषय वस्तु में जब हम यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका प्रयोग हम कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले उपयोगिता है विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायता। विषय वस्तु जो होती है वो स्पष्ट है या नहीं है, मतलब विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायता। हम जब वस्तु को लेके जा रहे हैं, किसी भी विषय वस्तु से रिलेटेड कोई वस्तु हम छात्रों के समक्ष लेके जाते हैं, तो वो विषय वस्तु किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से नहीं दिखती है। सपोज मान लो हम जैसे किसी बांध का ज्ञान करा रहे हैं बालकों को। बांध होते बहुत सारे झीलें, तालाब होती है, उनका ज्ञान करा रहे हैं। अब उनका हम डायग्राम अगर थ्रो करते हैं तो सारे बांध एक ही जैसे डायग्राम के बनेंगे, कुएं और झील एक जैसी ही बनेगी, उनमें डिफरेंसेस नहीं बता सकते। लेकिन हम प्रोजेक्टर चलचित्रों के माध्यम से प्रयोग करके अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कौन सी झीलें पाई जा रही है, कौन से बांध पाए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या है, किस जगह पे पाए जा रहे हैं, किस क्षेत्र में है, इस सारी ही चीज का हम ज्ञान बालकों को करा सकते हैं और बालक बड़े ध्यान से उस चीज को देखेंगे भी। तो विषय वस्तु की स्पष्टता को, विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं संसाधन। दूसरा है विषय सामग्री में रोचकता का विकास। जब हम वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं तो बालकों की रुचि, उत्सुकता पहले ही बढ़ जाती है। अगर कोई शिक्षक कक्ष में किसी भी सामग्री को लेकर जा रहा है अध्ययन कराने के लिए, बालक उत्सुक हो जाते हैं, उनमें रुचि या क्रिया उनमें ये हो जाता है कि आज हम क्या सीखेंगे या हमारे लिए क्या सामग्री हमारे सामने आई है। छोटी क्लास में बालक होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल में बैठाने के लिए, विद्यालय में बैठाने के लिए कि छात्र विद्यालय में रुचि ले सके, इसलिए कई सारी सामग्रियों का प्रयोग करा जाता है। खिलौनों का, टॉयज का, बहुत सारी शिक्षण सामग्रियां भी उसमें होती हैं। तो वो क्यों करी जा रही है शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग? रोचकता का विकास करने के लिए, रुचि को बढ़ाने के लिए। जब बालक की रुचि शिक्षण कार्य में या विषय वस्तुओं के प्रति बढ़ेगी तो उसके शिक्षण में और विषय के साथ में भी बढ़ेगी। तो विषय सामग्री को रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास या विकास भी किसके आधार पर होता है? संसाधनों के आधार पर होता है। फिर तीसरी उपयोगिता है विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करना। जब शिक्षक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, सामग्री प्रयोग में ला रहा है, तो सामग्री प्रयोग में लाने से बालक उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख रहा है, आत्मसात कर रहा है, और जब देख रहा है, आत्मसात कर रहा है, तो कई सारी ज्ञानेंद्रियां भी सक्रिय हो जाती हैं। कुछ छात्र हैं पीछे कक्ष में बैठे रहते हैं। अगर सिर्फ बालक एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक या हम ये कह सकते हैं कुछ चीज़ों का प्रयोग करके भी करता है, लेकिन उन बालकों को वो विषय, वो चीज़ या वो वस्तुएं या वो सामग्री नहीं दिख रही है, तो उसमें
उनको क्या होएगी, रुचि नहीं होएगी। रुचि नहीं होएगी तो क्या होएंगे, उनकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय नहीं, काम नहीं कर रही, बालक या तो ध्यान नहीं देंगे या फिर सो जाएंगे। तो इसलिए विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को जितनी अच्छी सामग्री होगी, अब प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में हम कुछ चीजें दिखा रहे हैं, बालक बड़े गौर से देख रहा है कि क्या क्या चीजें हमारे सामने आ रही है। तो सक्रिय ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने का कार्य भी कौन करता है, संसाधन करते हैं। और विषय वस्तु को समझाने में जब रुचि छात्र ले रहा है, तो जब रुचि लेगा तो उसकी ज्ञानेंद्रियां भी सक्रिय हो जाएंगी और वो बड़े ध्यान से विषय वस्तु को समझने की कोशिश करेगा। चौथी है कक्ष के वातावरण को सजीव व सक्रिय बनाना। कक्ष का वातावरण होता है उसको सजीव और सक्रिय बनाना। कुछ छात्र होते हैं, जब अध्यापक पढ़ा रहा है तो पीछे या तो आपस में छेड़छाड़ करते हैं, दूसरे बालकों को परेशान करते हैं और कई तरीके की वो शरारतें करते रहते हैं। तो जब शरारतें करते हैं या वो परेशान कर रहे हैं, शिक्षण कार्य में ध्यान नहीं दे रहे हैं, विषय वस्तु को नहीं समझ रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कक्ष का वातावरण शिक्षण के लिए योग्य नहीं है, या विषय वस्तु ऐसी निष्क्रिय निरस है कि बालक को उसमें रुचि नहीं आ रही है, उसको समझना नहीं चाहता, उसको पढ़ना नहीं चाहता। इसलिए सामग्रियों का प्रयोग करने के माध्यम से कक्ष के वातावरण को हम सजीव बना सकते हैं, सक्रिय बना सकते हैं। क्योंकि जब हम विषय वस्तु को किसी संसाधनों के या सामग्री का प्रयोग करके समझा रहे हैं, तो सभी बालक उसमें कहीं ना कहीं रुचि लेंगे, शिक्षण कार्य निरस नहीं होएगा। जबकि शिक्षण कार्य निरस नहीं होएगा तो कक्षा का वातावरण सजीव अपने आप ही बन जाएगा और सक्रिय भी रहेगा। पांचवी उपयोगिता है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। हमने देखा है कि हम जब बालकों को किसी न किसी वस्तु या कोई कार्य करके सिखा रहे हैं, या हम कोई वस्तु ले जाके उसको बता रहे हैं, तो उन वस्तुओं से, उन कार्यों के माध्यम से बालक ज्यादा जल्दी सीखता है और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करता है। अगर स्थायी ज्ञान देना है तो बालक को हमें प्रोजेक्टर, चलचित्रों के माध्यम से, संसाधन ग्लोब है या और भी कई सारी चीजें हैं, उन सारे ही संसाधनों के माध्यम से समझाना चाहिए। सपोज मान लो भूगोल है, भूगोल में जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे में हम एक प्लेन टेबल सर्वे जब हमें समझाया जाता है, तो प्लेन टेबल सर्वे सिर्फ हम बोल के तो नहीं समझा सकते, या बोल के तो हम उसकी फाइल नहीं बनवा सकते। तो प्लेन टेबल सर्वे के लिए हमें क्या क्या सामग्रियां हमारे पास होनी चाहिए, वही टेबल भी होना चाहिए, एक पैड उसको रखने के लिए स्टैंड भी होना चाहिए, दूरी नापने के लिए इंची टेप भी होना चाहिए, और कई सारी चीज़ें, कंपास भी होना चाहिए उसमें मेजर दिशा को निर्देशित करने। तो बहुत सारी जो सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों का उपयोग करके अगर जब एक शिक्षक उस प्लेन टेबल सर्वे को समझा रहा है तो बालक को वो चीज़ समझ में आएगी और वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर सिर्फ बोलकर या लिख कर समझा दिया तो बालक को वो चीजें समझ में नहीं आएगी। फिर है अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक। अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक, जब हम सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो बालक संसाधन का प्रयोग में रुचि ले रहा है तो ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो रही है, कक्षा का वातावरण सजीव रहेगा, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो अनुशासनहीनता नहीं होगी। जब ये सारी उपयोगिता है, ये सारी क्रियाएं होंगी तो अनुशासनहीनता नहीं होगी। जब ये सारी क्रियाएं नहीं होंगी, छात्र कक्ष में रुचि नहीं ले रहा है, विषय वस्तु को नहीं समझ रहा है, तो तब वो क्या करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, आपस में एक दूसरे बालक को शरारत करेगा, बातें करेगा, या सो जाएगा, या कोई ना कोई अलग मस्ती करता रहेगा। तो अनुशासनहीनता को रोकने में भी संसाधन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। फिर है प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प। जो चीजें हमें दिख रही हैं हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो चीजें नहीं दिखती हम उसे नहीं समझ सकते। सपोज मान लो कि हम एक
नक्शा होता है, मानचित्र होता है। हम हमारे मकान बनाने के लिए एक मानचित्र, सबसे पहले मानचित्र ही बनवाते हैं। हमने मकान के एक मानचित्र बनवाया। मानचित्र बनाने के आधार पर हमने क्या देखा कि हाँ, हम उसके आधार पे कि हमारा मकान या हमारे मकान की डिज़ाइन किस तरीके की होगी। तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव करा हमने उसका, सिर्फ किसको देखकर, एक मैप को देखकर। जब वो मकान खड़ा होगा तब खड़ा होगा, लेकिन सिर्फ हमने उसको देखकर, मैप को देखकर सिर्फ क्या करा, एक अच्छा विकल्प हमें अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि हाँ, ये चीज़ इस तरीके से दिखेगी। तो उससे हमें अच्छा समझ में भी कुछ चीज आ जाती है। फिर है शिक्षण बिंदुओं का विकास आसान। जितने भी शिक्षण बिंदु हैं उनको समझाने में, उनको सरल तरीके से समझाने में संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी छात्र कक्षा में सभी छात्र अलग अलग बुद्धि रखते हैं, अलग योग्यता रखते हैं, अलग रुचि रखते हैं, तो संसाधनों के माध्यम से ये सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लास्ट है मानसिक शक्तियों का विकास। छात्र मानसिक विकास कब होगा, जब छात्र किसी भी विषय वस्तु शिक्षण प्रक्रिया में रुचि लेगा। जब तक शिक्षण प्रक्रिया में रुचि ही नहीं लेगा तो उसका मानसिक विकास भी संभव नहीं हो सकता है। मानसिक विकास मतलब वो जब तक किसी चीज को समझने की खुद से, उसको चाहे कितने ही हम वो कर ले, पैसा लगा ले या उसको समझाने की कोशिश करे, लेकिन जब वो खुद से नहीं समझने की कोशिश करेगा, खुद उसमें रुचि नहीं लेगा, तो उसका मानसिक विकास या मानसिक शक्तियों का विकास संभव नहीं होता सकता है। अब है अधिगम संसाधन के गुण। गुण में सबसे पहला गुण है संप्रेषण सामग्री छात्रों के स्तर के आकार, छात्रों के स्तर व आकार के अनुसार होनी चाहिए ताकि सभी छात्रों के उपयोगी हो सके। मतलब संप्रेषण सामग्री जो होनी चाहिए छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। अब हम अगर छात्र स्तर के अनुकूल देखें तो जब हम किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए जा रहे हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि हम अगर प्राथमिक छोटी क्लासों में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और कोई हम पेन का भी यूज कर रहे हैं वस्तु के रूप में समझाने के लिए, तो वहाँ पर तो पेन का यूज अच्छा रहेगा, समझ में बालक उसको चीज को समझ सकता है उसके स्तर के अनुकूल। लेकिन इसी पेन का यूज अगर हम किसी बड़ी क्लास के बालकों को समझाने के लिए करते हैं तो बालक उसमें रुचि नहीं लेगा, और रुचि नहीं लेगा तो शिक्षण कार्य होएगा, जो कक्षा का वातावरण होएगा वो निर्जीव हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। इसलिए छात्रों के स्तर के अनुकूल सामग्री जरूर होनी चाहिए। आकार, कक्षा कक्ष का आकार कितना बड़ा है, मतलब कक्षा कक्ष अगर 50 छात्रों की संख्या है कक्षा कक्ष में, तो शिक्षण सामग्री का आकार उतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर कक्षा कक्ष सिर्फ 30 या 25 बच्चों का है तो उसका आकार भी छोटा होना चाहिए। तो जो सामग्री है उसके अनुसार ही छात्रों के आकार और स्तर के अनुसार होनी जरूरी है। फिर है दूसरा, सामग्री आकर्षक होनी चाहिए और विभिन्न रंगों का प्रयोग उसमें होना चाहिए। भाई जब आकर्षक कब लगेगी, जब रंगों का प्रयोग होगा। जब रंगों का प्रयोग ही नहीं होएगा तो वो आकर्षक भी नहीं लगेगी। जैसे हम कई सारी बुक्स देखते हैं, कई जगह पे कलर प्रिंट में पिक्चर्स दे रखी होती है, वो हमें अच्छी लग रही होती है, और जो एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में पिक्चर्स दे रखी होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती। फिर ये सामग्री साफ स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी शिक्षण सामग्री का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो सामग्री स्वच्छ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई भ्रम पैदा कर रही हो। सपोज मानो हम रूट चिन्हों का अध्ययन करा रहे हैं, जब हम रूट चिन्हों का अध्ययन करा रहे हैं तो रूट चिन्ह स्पष्ट और उसके आगे उसका नाम होना चाहिए। ऐसे नहीं बहुत सारे रूट चिन्ह हमने बना दिए और नाम हमने एक का भी नहीं लिखा, तो वो रूट चिन्ह क्या करेंगे, एक दूसरे से कंफ्यूज करेंगे, और कंफ्यूज जब करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा रूट चिन्ह किसका प्रतीक है, तो इसलिए उसमें भ्रम पैदा हो जाएगा।
भौगोलिक चिन्हों तथा शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से होना चाहिए। कोई भी चिन्हों का प्रयोग ऐसे नहीं होना चाहिए जिससे बालक मतलब उस चीज को समझने में गलती कर जाए। जब बचपन में गलती करेगा तो वो जीवन भर चलती रहेगी। तो भूगोल अधिगम संसाधन की उपयोगिता और गुण मैंने आज आपको समझा दिए। इससे रिलेटेड आपके मैटर और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे।